जब आप वाइकिंग शब्द सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में जंगली योद्धाओं की छवि आती है जो लूटपाट करते हैं और धन छीनते हैं। अगर मैं कहूं कि उनके बारे में हम जो बहुत सी बातें जानते हैं वे गलत हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वे कोलंबस से पहले अमेरिका पहुंचे, बगदाद तक व्यापार किया और यूरोप के प्रसिद्ध शहरों के निर्माण में मदद की। इस वीडियो में हम वाइकिंग्स के बारे में चौंकाने वाले तथ्य जानेंगे जो आपके उनके बारे में सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे कंटेंट क्रिएटर्स को मदद मिलती है। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। उन्होंने कोलंबस से 500 साल पहले उत्तरी अमेरिका की खोज की। कई सदियों तक स्कूलों में यह पढ़ाया गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे, लेकिन नए सबूतों के मुताबिक ये पूरी तरह सही नहीं है। कोलंबस के अटलांटिक महासागर पार करने से भी 500 साल पहले एक समूह नाविकों का उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंच चुका था। वे स्कैंडिनेविया से वाइकिंग थे। लगभग 1000 ईस्वी में एक नॉर्स खोजकर्ता जिसे लीफ एरिक्सन के नाम से जाना जाता है ने ग्रीनलैंड से पश्चिम की ओर यात्रा की। उत्तरी अटलांटिक में एक कठिन और खतरनाक यात्रा के बाद वे एक भूमि पर पहुंचे जिसे उन्होंने विनलैंड कहा। प्राचीन कथाओं के अनुसार उन्होंने इसका नाम वहां पाए गए जंगली फलों और बेरीज के कारण रखा। कई सदियों तक ये कहानी केवल 2 आइसलैंडिक सागाओं में ही लिखी गई थी, ग्रीनलैंडर्स की सागा और एरिक द रेड की सागा। उस समय भौतिक प्रमाण न होने से कई लोग इसे केवल किंवदंती मानते थे। सब कुछ 1960 में बदल गया जब नॉर्वेजियन खोजकर्ता हेल्गे इंगस्टाड और पुरातत्वविद आइंस्टाइन इंगस्टाड ने न्यूफाउंडलैंड कनाडा के एलांसे ऑक्समिडोज में एक वाइकिंग बस्ती के अवशेष खोजे। उन्हें वहां 8 इमारतों की नींव मिली जिनका डिजाइन ग्रीनलैंड की वाइकिंग बस्तियों जैसा ही था। उन्हें वहां लोहा गढ़ने की भट्ठी, औजार और अन्य नॉर्स कलाकृतियां मिलीं। जब इन सामग्रियों की रेडियोकार्बन डेटिंग से जांच की गई तो पता चला कि यह बस्ती लगभग 1000 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी, ठीक उसी समय जैसा कि वाइकिंग सागाओं में वर्णित है। यह उत्तरी अटलांटिक में प्रमाणित पहली यूरोपीय बस्ती थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उनका वहां ठहरना केवल अस्थायी था और वह एक स्थायी उपनिवेश नहीं बना, फिर भी यह हमारी इतिहास की समझ को बदलने के लिए पर्याप्त था। इसने दिखाया कि वाइकिंग केवल योद्धा और आक्रमणकारी ही नहीं थे, वे कुशल नाविक भी थे जिन्होंने केवल तारों, हवाओं और लहरों के अपने ज्ञान का उपयोग करके दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक को पार किया। जबकि यूरोप में अधिकतर लोग अटलांटिक पार के बारे में नहीं जानते थे, वाइकिंग वहां पहुंच चुके थे, घर बना चुके थे और अन्वेषण शुरू कर चुके थे। इसलिए अगली बार जब आप क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुने कि वे पहले यूरोपीय थे जो अमेरिका पहुंचे, तो याद रखें कि उनके जन्म से 5 शताब्दी पहले ही वाइकिंग्स उत्तरी अमेरिका के तट पर चल रहे थे। वाइकिंग्स अत्यधिक साफ सुथरे थे। जब हम वाइकिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ऐसे योद्धा आते हैं जिनके बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी गंदी है और शरीर लड़ाई के बाद कीचड़ से भरा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबूत इसके बिल्कुल उलट दिखाते हैं। असल में अगर मध्यकालीन यूरोप के ज्यादातर लोगों से तुलना करें तो वाइकिंग्स अपनी व्यक्तिगत सफाई के मामले में सबसे साफ सुथरे और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले लोगों में से थे। स्कैंडिनेविया, ब्रिटेन और आइसलैंड में अलग-अलग पुरातात्विक खुदाइयों में वाइकिंग्स की कब्रों में बार-बार साज संवार के सामान पाई गई हैं। इनमें हड्डी या जानवर के सींग से बने कंघे शामिल हैं। वाइकिंग स्थलों पर इतनी अधिक कंघे मिली हैं कि पुरातत्वविदों का मानना है कि लगभग हर वयस्क वाइकिंग के पास अपनी खुद की कंघी होती थी। ये सिर्फ कलाकृतियों पर नहीं बल्कि दुश्मनों के लिखे रिकॉर्ड्स पर भी आधारित है। सबसे प्रसिद्ध में से एक 13वीं सदी के अंग्रेज भिक्षु जॉन ऑफ वॉलिंगफोर्ड द्वारा है। उसने शिकायत की कि इंग्लैंड में वाइकिंग नियमित रूप से नहाते, हर दिन बालों में कंघी करते, अक्सर कपड़े बदलते और बहुत सलीके से कपड़े पहनते थे। उनकी सफाई और सलीके के कारण कई अंग्रेज महिलाएं स्थानीय पुरुषों की तुलना में वाइकिंग्स की ओर ज्यादा आकर्षित होती थीं। नहाने के लिए तो एक खास दिन भी तय था। ओल्ड नॉर्स भाषा में, कुछ स्कैंडिनेवियाई भाषाओं में शनिवार शब्द की उत्पत्ति का मतलब होता है धोने का दिन या साफ सफाई का दिन। यही शायद वजह है कि कई मध्ययुगीन लेखक वाइकिंग्स को लंबे और गोरे
सुनहरे बालों वाले के रूप में बताते हैं, लेकिन आधुनिक पुरातत्व की खोजें एक अलग कहानी दिखाती हैं। कई मामलों में वाइकिंग्स अपने यूरोपीय पड़ोसियों की तुलना में ज्यादा साफ सुथरे थे। वाइकिंग महिलाएं संपत्ति रख सकती थीं, तलाक ले सकती थीं और व्यापार कर सकती थीं। वाइकिंग युग के दौरान स्कैंडिनेविया में महिलाओं को अपने यूरोपीय समकालीनों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई थी। नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के प्राचीन कानूनों के अनुसार महिलाएं संपत्ति विरासत में ले सकती थीं, जमीन की मालिक बन सकती थीं और अपने नाम से व्यापार चला सकती थीं। उनके पास सबसे उल्लेखनीय अधिकारों में से एक था तलाक लेने का अधिकार। अगर कोई महिला दुर्व्यवहार झेल रही थी या विवाह में नहीं रहना चाहती थी, तो वो गवाहों के सामने अलग होने का इरादा बता सकती थी। इसके बाद वह अपनी दहेज वापस लेकर स्वतंत्र महिला की तरह जी सकती थी। यूरोप के कई हिस्सों में महिलाओं को इस तरह के अधिकार मिलने में सैकड़ों साल और लग गए। उनकी स्थिति को एक साधारण चीज यानी चाबियों से भी देखा जा सकता है। वाइकिंग गृहिणियां अक्सर अपनी पोशाक के हिस्से के रूप में अपनी छाती पर चाबियां पहनती थीं। ये सिर्फ एक साधारण सजावट नहीं थी, यह उनके घर में खाने के भंडार और परिवार की संपत्ति पर उनके अधिकार का प्रतीक था। और क्योंकि वाइकिंग अक्सर कई महीनों या यहाँ तक कि कई सालों तक ऐसे स्थानों की ओर जहाज यात्रा करते थे जैसे कि आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अन्य दूर दराज की जमीनें, तो पत्नियां ही पूरे घर की देखभाल और प्रबंधन के लिए रह जाती थीं। ऐसे भी प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि कुछ महिलाएं युद्ध में भी भूमिका निभा सकती थीं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्वीडन की बिरका योद्धा कब्र है। इस कब्र को एक सदी से अधिक समय तक पुरुष योद्धा की कब्र समझा गया, क्योंकि वहां कई हथियार और सैन्य उपकरण मिले थे। लेकिन 2017 में डीएनए विश्लेषण से पता चला कि वहां दफन व्यक्ति जैविक रूप से महिला थी। हालांकि इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वो वास्तव में योद्धा थी या सिर्फ एक उच्च पद की नेता। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि वाइकिंग समाज में महिलाएं सैन्य शक्ति से जुड़ी हुई थीं। जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, वाइकिंग्स उन्हें ऐसे अधिकार देते थे जो मध्ययुग में दुर्लभ थे। ब्लूटूथ का नाम एक वाइकिंग राजा के नाम पर रखा गया है। आज हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल अपने मोबाइल फोन, ईयरबड्स, स्पीकर, कार और अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ नाम एक असली वाइकिंग राजा से लिया गया है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पहले जीवित था। हेरल्ड गॉर्मसन 10वीं सदी में डेनमार्क का राजा था और हेरल्ड ब्लूटूथ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। इतिहासकारों के अनुसार यह उपनाम शायद उसके एक दांत से आया था, जो काला या नीला था, शायद सड़ने या चोट के कारण। लेकिन उसके दांत उसकी प्रसिद्धि का कारण नहीं थे। हेराल्ड ब्लूटूथ डेनमार्क की जनजातियों और राज्यों को एकजुट करने वाले राजा थे और उन्होंने क्षेत्र में ईसाई धर्म फैलाने में भी योगदान दिया। 1000 साल बाद 1990 के दशक में एरिक्सन और इंटेल के इंजीनियरों का एक समूह ऐसे तरीके की तलाश कर रहा था जिससे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक वायरलेस स्टैंडर्ड का उपयोग करके आपस में बात कर सकें। उस समय अलग अलग कंपनियां कई तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रही थीं, इसलिए इन्हें एकजुट करना बहुत मुश्किल था। इंजीनियरों में से एक जिम कार्डाच वाइकिंग्स के बारे में द लॉन्ग शिप्स नामक उपन्यास पढ़ रहे थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कोड नेम ब्लूटूथ रखने का सुझाव दिया, जो हेरल्ड ब्लूटूथ के सम्मान में था, क्योंकि उस राजा की तरह इस तकनीक का भी उद्देश्य अलग अलग समूहों को एकजुट करना है। कोड नेम तो सिर्फ अस्थायी होना था, लेकिन बाद में सबको यह पसंद आ गया और ये तकनीक का आधिकारिक नाम बन गया। ब्लूटूथ का लोगो और भी चौंकाने वाला है। जो चिन्ह हम अरबों डिवाइसों पर देखते हैं वह कोई साधारण डिजाइन नहीं है। ये दो प्राचीन वाइकिंग रून्स का मेल है जो H और B अक्षर दर्शाते हैं, हेरल्ड ब्लूटूथ के नाम के शुरुआती अक्षर। इन रून्स को मिलाकर वो चिन्ह बनाया गया है जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। वाइकिंग्स ने ध्रुवीय भालुओं को राजनयिक उपहार के रूप में रखा था। वाइकिंग्स दुनिया में एक दुर्लभ जानवर सिर्फ पालतू नहीं था, वह शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं था, खासकर ध्रुवीय भालू। 985 ईस्वी के आसपास वाइकिंग्स द्वारा ग्रीनलैंड पर उपनिवेश स्थापित करने के बाद उन्हें आर्कटिक तक सीधी पहुंच मिल गई। यहीं वे छोटे ध्रुवीय भालू पकड़ते थे
जिन्हें बाद में यूरोप के शासकों को उपहार में भेजा जाता था। सोचिए यह कितना कठिन रहा होगा। पहले ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में एक जंगली जानवर पकड़ना होता था, फिर आपको इसे जीवित हालत में लकड़ी के जहाज पर चढ़ाकर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में 1000 मील से भी ज्यादा दूर ले जाना पड़ता था। इसके लिए न सिर्फ हिम्मत चाहिए थी, बल्कि असाधारण नाविक कौशल भी चाहिए था। मध्य युग के अभिलेख दिखाते हैं कि ध्रुवीय भालू इंग्लैंड के राजाओं, स्कैंडिनेविया के रईसों और यूरोप के सम्राटों को भेजे जाते थे। अगर ध्रुवीय भालू महत्वपूर्ण था, तो कभी-कभी एक पक्षी उससे भी ज्यादा कीमती होता था। वाइकिंग व्यापार का एक अहम उत्पाद था गाइर फाल्कन। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बाज है। मध्य युग में बाजों से शिकार करना राजाओं और अभिजात वर्ग के लिए सबसे प्रतिष्ठित शौकों में से एक था। एक गाइर फाल्कन का मालिक होना समाज में बहुत ऊंचे दर्जे की निशानी थी। इसी कारण आइसलैंड और ग्रीनलैंड से सफेद गाइर फाल्कन की बहुत ज्यादा कीमत थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इनमें से कुछ की कीमत उनके वजन के बराबर सोने से भी ज्यादा थी। ठंडी आर्कटिक से इन जानवरों को यूरोप और बिजेंटियम के दरबारों और यहां तक कि बगदाद और काहिरा जैसे मध्य पूर्व के शहरों में भेजा जाता था। यह दर्शाता है कि वाइकिंग व्यापार नेटवर्क कितना बड़ा था। बहुत लोग मानते हैं कि वाइकिंग सिर्फ उत्तरी यूरोप के समुद्री डाकू थे, लेकिन असल में वे वैश्विक व्यापार प्रणाली का हिस्सा थे। ग्रीनलैंड में पकड़ा गया एक युवा ध्रुवीय भालू कुछ ही महीनों में मिस्र के एक महल तक पहुंच सकता था। वाइकिंग जहाजों में अंतिम संस्कार। अगर कोई एक छवि है जिसे लगभग हर कोई वाइकिंग से जोड़ता है, तो वो है समुद्र में तैरते हुए एक जलता हुआ लंबा जहाज। इसमें एक योद्धा का शरीर लेटा होता है, जिसे उसके हथियारों, खजाने और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों से घेरा जाता है। ये अक्सर फिल्मों और सीरीज में दिखता है, इसलिए कई लोग इसे सिर्फ किंवदंती या हॉलीवुड की कल्पना मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस छवि के पीछे सच्चाई है। वे मानते हैं कि मरने वाले परलोक में जाते हैं, इसलिए उन्हें उस यात्रा के लिए तैयार करना जरूरी है। और चूंकि जहाज उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक नाविक और यात्री के रूप में यह उनके अंतिम संस्कार की रस्मों का भी केंद्र बन गया। वाइकिंग अंतिम संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन अरब राजनयिक अहमद इब्न फदलान से आया है। सन 921 ईस्वी में उन्होंने वर्तमान रूस में वोल्गा नदी के किनारे रस वाइकिंग से मुलाकात की थी। उन्होंने एक उच्च पदस्थ नेता का अंतिम संस्कार देखा और हर विवरण को लिखा। उनकी कहानी के अनुसार नेता के शरीर को एक नाव में रखा गया, जिसे जमीन पर खींच कर लाया गया। उसे कीमती कपड़े पहनाए गए और उसके चारों ओर तलवारें, ढाल, खाना, पीना और तरह तरह के खजाने रखे गए। कुछ दिनों तक उन्होंने उसके परलोक यात्रा की तैयारी के लिए अनुष्ठान किए। इसके बाद पूरी नाव को उसमें रखी हर चीज के साथ जला दिया गया। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर वाइकिंग अंतिम संस्कार ऐसा नहीं होता था। असल में नाव को जलाने के बजाय उसमें दफनाना ज्यादा आम था। कई वाइकिंग्स को नाव के अंदर दफनाया जाता था, जिसे बाद में मिट्टी से ढककर एक बड़ा समाधि टीला बना दिया जाता था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण नॉर्वे में ओसेबर्ग जहाज समाधि है। जब इसे पुरातत्वविदों ने खुदाई की, तो उन्हें एक बेहद सुंदर वाइकिंग जहाज मिला, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद भी लगभग पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अंदर 2 महिलाएं, रथ, बिस्तर, घरेलू सामान, कीमती कपड़े और कई जानवरों के अवशेष मिले, जिनमें घोड़े और कुत्ते भी शामिल थे। गोकस्टार्ड जहाज समाधि एक और अद्भुत उदाहरण है। यह एक उच्च पदस्थ पुरुष के अवशेष मिले थे। इसमें एक बड़ा जहाज और कुछ जानवर थे, जिन्हें माना जाता था कि वे परलोक में उसके साथ जाएंगे। यह दिखाता है कि वाइकिंग्स के लिए मृत्यु के बाद के जीवन में उनका विश्वास कितना महत्वपूर्ण था। वाइकिंग्स बगदाद और इस्लामी दुनिया तक पहुंचे। सभी वाइकिंग्स ने पश्चिम की ओर नहीं देखा। उनमें से कई पूर्व की ओर यात्रा करते थे, यहां तक कि मध्ययुगीन दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सबसे उन्नत शहरों तक। इसमें कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद शामिल थे और यह इस्लामिक गोल्डन एज का केंद्र था। वाइकिंग युग में नॉर्स व्यापारी रूस कहलाते थे। इसी नाम से आधुनिक रूस, रशिया का नाम आया है। समुद्र के रास्ते जाने के बजाय उन्होंने पूर्वी यूरोप की विशाल नदियों का उपयोग अपनी यात्रा के मार्ग के रूप में किया। बाल्टिक सागर से वे वर्तमान रूस और यूक्रेन की नदियों में नौकायन करते हुए काला सागर,
कैस्पियन सागर और इस्लामिक दुनिया के बाजारों तक पहुंचते थे। ये यात्रा आसान नहीं थी। जब नदी का कोई हिस्सा जहाज के लिए पार करना संभव नहीं होता था तो उन्हें अपनी नावों को जमीन पर खींचना या उठाना पड़ता था, जबकि वे डाकुओं और मैदानों के योद्धाओं से सतर्क रहते थे। लेकिन ये जोखिम उठाना फायदेमंद था। स्कैंडिनेविया से वे जानवरों की खाल, एम्बर, शहद, मोम और अन्य उत्पाद लाते थे। इसके बदले में वे बाइजेंटाइन और इस्लामिक दुनिया से चांदी, रेशम, गहने, कीमती कपड़े और विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते थे। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण स्कैंडिनेविया में पाए गए हजारों अरबी चांदी के सिक्के हैं। ये सिक्के बगदाद, समरकंद और ताशकंद जैसे शहरों से आए थे, जो ये दिखाते हैं कि वाइकिंग व्यापार नेटवर्क मध्य एशिया और मध्य पूर्व के बाजारों से जुड़ा हुआ था। 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक ये संबंध जारी रहा। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि विचार, ज्ञान और प्रभाव भी स्कैंडिनेविया और इस्लामिक दुनिया के बीच प्रवाहित होते थे। वाइकिंग्स ने डबलिन, यॉर्क, हेवन, नॉर्मंडी की स्थापना की। वाइकिंग्स को केवल ऐसे आक्रमणकारी के रूप में नहीं जाना जाता था जो नगरों और शहरों को नष्ट करते थे। लेकिन एक बात है जो अक्सर अनदेखी रहती है, उन्होंने सिर्फ शहर नष्ट नहीं किए, उन्होंने यूरोप के कई प्रमुख शहरों और राज्यों की स्थापना की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डबलिन है। आज यह आयरलैंड की राजधानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 841 ईस्वी में एक वाइकिंग बस्ती के रूप में हुई थी। आयरलैंड पर कई दशकों तक हमले करने के बाद वाइकिंग्स ने नदी के किनारे एक स्थायी ठिकाना बनाया। इस साधारण ठिकाने से डबलिन धीरे धीरे बढ़ता गया और क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। आज भी पुरातत्वविद आधुनिक शहर के नीचे वाइकिंग्स की मूल बस्ती के निशान देख सकते हैं, लेकिन डबलिन ही उनकी एकमात्र विरासत नहीं है। 866 ईस्वी में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के यॉर्क शहर पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर जोरविक रख दिया। उनके शासन के तहत यह व्यापार और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लगभग 1 सदी तक यह एक वाइकिंग राज्य की राजधानी रहा, जो उत्तरी इंग्लैंड के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था। पूर्व में भी वाइकिंग्स का कीव और रस राज्य के प्रारंभिक इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रूस नामक वाइकिंग व्यापारी और योद्धा पूर्वी यूरोप की नदियों में यात्रा करते थे और क्षेत्र के विकास का हिस्सा बने। यहाँ तक कि रूस नाम भी माना जाता है कि रूस शब्द से आया है। और फिर हमारे पास नॉर्मंडी है, जो उत्तरी फ्रांस में है। 911 ईस्वी में फ्रांस के राजा ने वाइकिंग नेता रोलो के साथ समझौता किया। आक्रमण बंद करने और तट की रक्षा करने के बदले में उसे जमीन दी गई, जिसे बाद में नॉर्मंडी या उत्तरी लोगों की भूमि कहा गया। समय के साथ नॉर्मन लोग शक्तिशाली हो गए और 1066 में रोलो के वंशज विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पहुंचा और हेस्टिंग्स की लड़ाई में जीत हासिल की। उस जीत ने इंग्लैंड के इतिहास, कानून और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरह से यह वाइकिंग्स की आखिरी बड़ी जीत थी, भले ही वे बहुत पहले ही लुटेरे होना छोड़ चुके थे। यूरोप के कुछ सबसे प्रसिद्ध शहरों और राज्यों में उनकी प्रभाव की छाप है। उनकी विरासत केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि उन शहरों में भी देखी जा सकती है जो आज तक लगातार विकसित हो रहे हैं। कई सदियों तक वाइकिंग्स को क्रूर योद्धाओं के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में डर फैलाया। लेकिन जैसा कि हमने इस सूची में देखा, उनकी कहानी फिल्मों और लोक कथाओं में दिखाए जाने से कहीं अधिक जटिल है। वे खोजकर्ता थे जो कोलंबस से पहले ही उत्तरी अमेरिका पहुंच गए थे, व्यापारी थे जो बगदाद और कॉन्स्टेंटिनोपल तक गए, शहरों के संस्थापक थे जो आज भी मौजूद हैं, और नाविक थे जिन्होंने अपने समय में लगभग असंभव माने जाने वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए अद्भुत नौवहन तकनीकों का उपयोग किया। इसलिए अगली बार जब आप वाइकिंग शब्द सुनें तो केवल कुल्हाड़ी और लंबी नाव वाले योद्धाओं के बारे में ही न सोचें। कल्पना करें ऐसी सभ्यता की जिसने और दूर यात्राएं की, ज्यादा दुनिया देखी और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला, जैसा अधिकांश सोच भी नहीं सकते।